हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका केमिस्ट्री टीचर सचिन तिवारी आज आपके सामने बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में मोल कैलकुलेशन में इक्विवेलेंट वेट और इस इक्विवेलेंट वेट का कैलकुलेशन करने के बाद इसका एप्लीकेशन, इस पर चर्चा करेंगे। ये इक्विवेलेंट वेट सुनने में बहुत इजी और बहुत छोटा वर्ड लगता है, लेकिन पूरी केमिस्ट्री में आप ये मान के चलिए 7 से 8 ऐसे टॉपिक चैप्टर्स हैं जिनमें इक्विवेलेंट वेट की ज़रूरत पड़ती है। अलग अलग तरीके से उनको कैलकुलेशन करने के मेथड होती हैं। अब इक्विवेलेंट वेट निकालने के बहुत सारे तरीकों में से अभी आप जो 11th में इंटर कर रहे हो उनको अभी बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान होना पड़ता है। उनको केमिकल बॉन्डिंग कैसे होती है, किसी भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसे अरेंजमेंट होता है, रेडॉक्स रिएक्शन क्या है, उसमें इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कैसे होते हैं, तरह तरह के तरीकों से इक्विवेलेंट वेट निकाला जाता है। लेकिन अभी हम पहले सिंपल तरीका जो इक्विवेलेंट वेट निकालने का है उसके बारे में बात करेंगे। क्लियर? तो लेट्स स्टार्ट अबाउट द कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट ऑफ एनी केमिकल स्पीसीज। तब आप सबसे पहले जब आप 9th में पढ़ते हैं तो इक्विवेलेंट वेट के बारे में सुनते हैं और ये सुनते हैं कि इक्विवेलेंट वेट जो होता है जनरल लैंग्वेज में, तो इसको हिंदी में ऐसे अपन कहते हैं तुल्यांक, यानी ऐसा अंक जिसकी तुलना की जाए। तो आप ऐसे समझो कि आप 10 रुपये लेके 10 रुपीज़ में कोई चॉकलेट खरीदा है तो कोई 10 रुपये की एक चॉकलेट आई और 10 रुपये में 5 चॉकलेट आई और 10 रुपये में 10 भी आई। तो 10 रुपये इसकी कॉस्ट है, 10 की एक भी आ रही है, 5 भी आ रही है, 10 भी आ रही है। तो ये 1, 5 और 10 जो नंबर मिल रहे हैं चॉकलेट्स के, ये इक्विवेलेंट है, ये आपस में इक्विवेलेंट है, इक्वल नहीं है, इक्विवेलेंट है। तो यही इसी रिस्पेक्ट में इक्विवेलेंट मास का कैलकुलेशन करने का प्रयास किया जाता है। तो इसमें पहला जो तरीका होता है वो सबसे कॉमन होता है, जो आपने सीखा है कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ एटम। तो एटम से शुरुआत करके आगे बढ़ते हैं तब आपको इजी लगेगा। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ एटम की जब बात करते हैं तो आप सबको ये आइडिया होगा कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ एटम इज ऑलवेज इक्वल टू द रेशियो ऑफ एटॉमिक मास ऑफ एटम एंड बैलेंसी ऑफ द एटम। किसी भी एटम का जो इक्विवेलेंट मास होता है उस एटम के एटॉमिक मास और बैलेंसी के रेशियो के बराबर होता है, जिसको जनरल टर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं इक्विवेलेंट मास is equal to atomic mass upon valency, where A is atomic mass and X is valency. अब इसमें मैंने जैसे आपको पहले बताया एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास पुराने वीडियोस में स्टडी कराया, तो आपको कुछ एटम के एटॉमिक मास याद होने चाहिए। जनरली इक्विवेलेंट मास एटम के लिए जब निकालते हैं तो जो सेलेक्टेड एटम्स की जरूरत पड़ती है वो मैं आपको बताता जाता हूँ। जैसे आपको जरूरत पड़ेगा हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन 1.008 अपॉन 1 यानी 1.008 ग्राम इसका इक्विवेलेंट मास है। फिर आपको जरूरत पड़ेगा सोडियम का 23 अपॉन 1 23 ग्राम इसका इक्विवेलेंट मास है। पोटेशियम 39 अपॉन 1 39 ग्राम इसका इक्विवेलेंट मास है। मैग्नीशियम 24 अपॉन बैलेंसी मैग्नीशियम की 2 होती है तो अब ये 12 ग्राम होगा। कैल्शियम 40 अपॉन 2 इज इक्वल टू 20 ग्राम होगा। एल्यूमिनियम 27 अपॉन 3 इज इक्वल टू 9 ग्राम होगा। एल्यूमिनियम की बैलेंसी 3 होती है, ओके, ध्यान रखना है। सिलिकॉन 28 अपॉन 4 7 ग्राम आएगा, इसकी जरूरत पड़ेगी आपको। आगे बढ़ो तो नाइट्रोजन में 14 अपॉन 3, फास्फोरस 31 अपॉन 3, नाइट्रोजन फास्फोरस की बैलेंसी 3 होती है। ऑक्सीजन 16 अपॉन 2 8, सल्फर 32 अपॉन 2 16, इनकी जरूरत पड़ेगी आपको। इसके अलावा क्लोरीन जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा 35.5 अपॉन 1 35.5, ये सेलेक्टेड आइटम्स हैं। इसके अलावा 3 ऐसे आइटम होते हैं जिनकी बहुत ब्रॉड यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है आगे कमर्शियल तरीके से इलेक्ट्रोलिसिस वगैरह की मेथड में। उसमें पहला कॉपर है, जिंक है और सिल्वर है। कॉपर का बैलेंसी 2 होती है और कॉपर का एटॉमिक मास आपको याद करना चाहिए था 63.5।
63.5। तो आप बोलोगे 63.5/2 ये कॉपर का एटॉमिक मास है, और उसमें अपॉन 2 आप कर दोगे तो हो जाएगा उसका इक्विवेलेंट मास कितना आएगा 31.75 ग्राम। जिंक का 65.5/2 उसका एटॉमिक मास 65.5, वैलेंसी 2 है तो 32.75 ग्राम। सिल्वर का 108/1 इज इक्वल टू 108 ग्राम। सिल्वर का इक्विवेलेंट मास हमेशा 108 ग्राम होता है। तो आप देख पा रहे हो कि अलग अलग एटम्स के लिए इक्विवेलेंट मास की वैल्यू क्या है। तो पहली आपकी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि आप एटम्स के एटॉमिक मास मालूम करो, बैलेंसी धीरे धीरे मालूम हो जाती है, और इन एटम्स के इक्विवेलेंट मास को एनी टाइम आपको याद होना चाहिए। जब इन एटम्स का इक्विवेलेंट मास आपको याद होता है तब फिर जाके आप आगे की चीज़ों के बारे में एंटर कर पाते हैं और उसको सीख पाते हैं, पढ़ पाते हैं। क्लियर? अब इसमें एक फार्मूले का यूज़ करके हमारे जो टेक्स्ट बुक है उसमें क्वेश्चन है, कॉम्पिटिशन्स में भी इससे अच्छे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो उसको थोड़ा सा देखते हैं। जब मैं आपको सेकंड वीडियो बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में स्टडी करा रहा था तब मैंने आपको एक बात बताई थी, वेपर डेंसिटी, याद है? तो वेपर डेंसिटी के बारे में जब चर्चा किया था तो अपन ने कहा था कि जो चीज़ें वोलेटाइल हैं, वाष्पशील हैं, उन वोलेटाइल सब्सटेंसेस का मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए हमारे पास एक टेक्निक होती है, और उस टेक्निक को हम कहते हैं वेपर डेंसिटी टेक्निक। वेपर डेंसिटी टेक्निक में हम ये फार्मूला पढ़ते हैं कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ द वोलेटाइल सब्सटेंस इज ऑलवेज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। यानी वेपर डेंसिटी जितना भी उस सब्सटेंस का है उसमें 2 का मल्टीप्लाई करते हो तो आपको मिलता है मॉलिक्यूलर मास। ये फार्मूला आपको अभी दिमाग में रखना है। इसका यूज़ करके हम एक कैलकुलेशन करने वाले हैं फार्मूले का। तो क्या कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ एनी वोलेटाइल सब्सटेंस इज ऑलवेज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटू वेपर डेंसिटी। क्लियर? पहली बात। दूसरा, आपको ये मालूम है कि एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास। अब आपके सिलेबस में एक मेथड रखी गई है और उस मेथड का नाम है कि कैलकुलेशन ऑफ अननोन वैलेंसी ऑफ एलिमेंट बाय क्लोराइड मेथड। क्या? कैलकुलेशन ऑफ अननोन वैलेंसी ऑफ एनी एलिमेंट बाय क्लोराइड मेथड। तो क्लोराइड मेथड से किसी भी एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट है पता नहीं, उस एलिमेंट की अननोन वैलेंसी के बारे में कितना एक्सप्रेशन आएगा, क्या फार्मूला आएगा, ये आपको सीखना बहुत जरूरी है। तो क्लियर है? तो आपको 2 बातें बताई मैंने कि एक तो इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी, और मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। क्लियर? हमें प्रूव क्या करना है? हमें निकालना है अननोन वैलेंसी ऑफ एनी एलिमेंट बाय क्लोराइड शिफ्ट मेथड बाय यूज ऑफ वेपर डेंसिटी। तो ठीक है, अब हम फार्मूले को इलस्ट्रेट करते हैं। तो चलिए मैं ये कहता हूँ कि कैल्शियम क्लोराइड का फार्मूला बनाओ आप। तो जब आप ये सुनते हो कैल्शियम क्लोराइड का फार्मूला बनाना है तो आप 9-10 में पढ़ चुके हो, कैल्शियम की बैलेंसी 2 है, क्लोराइड -1 बैलेंसी है। बैलेंसी का क्रॉस रिलेशन आपने सीखा है, और ये फार्मूला हो जाता है CaCl2। ऐसा तो आपको बनता है। तो इसी तरीके का उपयोग करके हम अननोन बैलेंसी निकालेंगे। तो हम ये मान लेते हैं लेट कोई एक एलिमेंट है, उसकी को हम m से रिप्रेजेंट कर देते हैं, where m is a element, an element having valency x। m एक एलिमेंट है जिसकी वैलेंसी x है। जैसे यहाँ कैल्शियम है, उसकी वैलेंसी 2 थी। यहाँ पे m एक एलिमेंट है जिसकी वैलेंसी x है, और वो क्लोराइड से रिएक्शन कर रहा है, और क्लोराइड से रिएक्शन करके एक नया प्रोडक्ट बना रहा है। इस प्रोडक्ट में अननोन वैलेंसी एलिमेंट की क्या है वो मुझे बताना है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि m एक एलिमेंट है जिसकी वैलेंसी x है। ये एलिमेंट क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर रहा है, और इसका क्रॉस रिलेशन वैलेंसी का कर दोगे आप तो फार्मूला ऑफ द कंपाउंड इज MClX हो जाएगा। इस कंपाउंड में ये जो x अननोन वैलेंसी है ये कितनी होगी? तो आप जैसे
इसका मॉलिक्यूलर मास निकालोगे तो बोलोगे मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू मास ऑफ एलिमेंट m हमने एज्यूम किया है प्लस x इंटू मास ऑफ क्लोरीन, मास ऑफ क्लोरीन। अब बोलोगे कि मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू मास ऑफ एलिमेंट को हम क्या रिप्रेजेंटेशन देते हैं, a एटॉमिक मास, x इंटू क्लोरीन का मास 35.5। सिंस हम जानते हैं कि a इज इक्वल टू होता है E इंटू एक्स। कैसे, हमने पढ़ा है E इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी, तो A इज इक्वल टू हो जाएगा E इंटू एक्स। और हम ये भी जानते हैं कि मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। इन फार्मूले को रख दें तो हमारे पास मिलेगा 2 इंटू वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू E इंटू एक्स प्लस 35.5 इंटू एक्स। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो 2 इंटू वेपर डेंसिटी अपॉन E प्लस 35.5 ये फार्मूला आया। इस फार्मूले से न्यूमेरिकल आपके बुक में है, इससे अच्छे क्वेश्चन भी आए हैं, कॉम्पिटिशन्स में भी आए हैं। तो आपको पहले तो ये प्रोसीजर क्लियर, आपको जनरली स्कूल सिलेबस में दिया है कि कैलकुलेशन ऑफ अननोन वैलेंसी ऑफ एनी एलिमेंट बाय क्लोराइड मेथड। लेकिन अगर आप ये प्रोसीजर जानते हैं तो आप किसी भी मेथड को लगा के अननोन वैलेंसी का फार्मूला ला सकते हैं और आंसर बता सकते हैं। कैसे वो मैं आपको बताता हूँ। तो पहले तो ये क्लियर हो गया कि क्लोराइड शिफ्ट मेथड से एलिमेंट की अननोन वैलेंसी का फार्मूला हम निकाल सकते हैं और वो होता है 2 इंटू वेपर डेंसिटी अपॉन E प्लस 35.5 वेयर E इज द इक्विवेलेंट मास ऑफ द एलिमेंट। क्लियर। अब इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपके बुक में हैं। अब जैसे मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन बोलूँ कि इफ इक्विवेलेंट मास ऑफ एन एलिमेंट इज 4.5 ग्राम, equivalent mass of an element is 4.5 gram, then calculate the formula of its chloride if the vapor density of the compound is 60 gram per cc। क्वेश्चन समझे आप। मैं कह रहा हूँ कि कोई एक एलिमेंट है, उस एलिमेंट का इक्विवेलेंट मास 4.5 ग्राम है। ये एलिमेंट क्लोरीन से रिएक्शन कर रहा है और रिएक्शन करने के बाद एक कंपाउंड बना रहा है क्लोराइड। तो उस क्लोराइड का जो वेपर डेंसिटी है वो है 35.5 ग्राम, सॉरी 60 ग्राम पर सीसी। अब आपको कैलकुलेट करना है क्या कि इस एलिमेंट का क्लोराइड का फार्मूला क्या होगा। तो जैसे आपसे बोलूं कि कैल्शियम क्लोराइड का क्या होगा तो आप बोलते हो CaCl2, एल्युमिनियम क्लोराइड का क्या होगा तो आप बोलते हो AlCl3। क्यों? क्योंकि आपको बैलेंसी मालूम, कैल्शियम की 2 है, एल्युमिनियम की 3 है। सिमिलरली अगर मुझे इस एलिमेंट की बैलेंसी मालूम होगी तो मैं क्लोराइड का फार्मूला बना लूंगा। जैसे मैं बोलूँगा कि क्लोराइड शिफ्ट है तो फार्मूला होगा 2 इंटू वेपर डेंसिटी E प्लस 35.5, सी की वैल्यू रखोगे 2 इंटू 60 अपॉन E की वैल्यू 4.5, 35.5 120 अपॉन 40 इज इक्वल टू 3। यानी इस एलिमेंट की बैलेंसी 3, तो बैलेंसी जब 3 है तो एलिमेंट की बैलेंसी 3 है, क्लोरीन की 1 है, तो स्वाभाविक बात है इनका क्रॉस रिलेशन कर दोगे तो फार्मूला ऑफ द क्लोराइड विल बी MCl3। तो क्लोराइड का फार्मूला MCl3 है और इस आधार पे आप कैलकुलेशन कर पाते हो। क्लियर। अब आप समझो बात को, सबसे सरल बातें हैं, बहुत ही ईजी हैं। अब इसमें मैं आपको अगर एक क्वेश्चन दूँ, ये तरीका तो मैंने आपको सिखाया, लेकिन अगर मान लो ये सिलेबस में है और कभी ऑब्जेक्टिव में इसी हिसाब से कोई दूसरा क्वेश्चन आ जाए, क्लोराइड शिफ्ट ना हो, दूसरी टेक्निक आ जाए, तब फिर आप क्या फार्मूला बना पाओगे। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन बोलता हूँ और 30 सेकेंड या 1 मिनट आप टाइम लीजिए और इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करिए। क्वेश्चन ये है कि कोई एलिमेंट है M जिसकी अननोन वैलेंसी X है। ये कार्बोनेट क्या होता है, CO3 कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है, CO3 के साथ रिएक्शन करता है और ये कार्बोनेट फॉर्म करता है।
एलिमेंट मेटल कार्बोनेट फॉर्म करता है, लेट मान लो। तो आप मेरे को ये बताओ कि इस एलिमेंट की अननोन वैलेंसी कार्बोनेट मेथड से क्या आएगी। क्या समझा आप, क्या समझ पा रहे हैं? मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि कैलकुलेट द एक्सप्रेशन, द फार्मूला ऑफ अननोन वैलेंसी ऑफ एलिमेंट बाय कार्बोनेट मेथड या व्हेन इट रिएक्ट विद द कार्बोनेट। क्या आप कर पाओगे? तो मैं इसके लिए आपको ऑप्शन दे देता हूँ और मैं बोलता हूँ ऑप्शन इज x इज इक्वल टू वेपर डेंसिटी E प्लस 60, बी x इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी E प्लस 30, ऑप्शन सी दे दे रहा हूँ कि वेपर डेंसिटी अपॉन 2E प्लस 30, और ऑप्शन डी दे दे रहा हूँ x इज इक्वल टू वेपर डेंसिटी अपॉन E प्लस 45। ये चार ऑप्शन आपके पास है। आप टाइम लो और मुझे ये बताओ कि अगर कोई मेटल या एलिमेंट कार्बोनेट CO3 से रिएक्शन कर रहा है तो उसकी अननोन वैलेंसी का एक्सप्रेशन आप क्या बना पाओगे? टाइम लो और कोशिश करो कि इसका आंसर आप विद इन 1 मिनट तो सॉल्व कर पाओ। तो क्या आप कर पाए? तो जिन बच्चों ने कोशिश की होगी उनका आंसर इनमें से कौन सा आया है? इतने सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो मुझे लगता है कि ये जितने भी ऑप्शंस दिए हुए हैं इनमें से कोई भी आंसर नहीं है। क्या आप सोच पा रहे हैं कैसे? देखिए, एलिमेंट X कार्बोनेट CO3 दोनों का कोरिलेशन M2CO3 होगा। इसका मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू M का मालूम नहीं है तो 2M तो 2A हो जाएगा, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 48, 60 होगा, तो मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू EX प्लस 60 हो जाएगा, वेयर A इज इक्वल टू E इंटू एक्स। तो आप बोलोगे कि 2 इंटू वेपर डेंसिटी मॉलिक्यूलर मास की जगह रखूंगा, 2 कॉमन निकालूंगा यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ पे x होगा 60x, ठीक है, तो M2CO3 है, तो ये आप जब सॉल्व करोगे तो ये CO3 बेस x होगा, तो 2 कॉमन लूँगा, तो 2 कॉमन लूँगा तो E प्लस 2x कॉमन लूँ, तो यहाँ पे भी x है, तो क्या हो जाएगा? 2x कॉमन आएगा तो E प्लस 30 हो जाएगा, 2 और t कैंसिल हो जाएगा, तो वेपर डेंसिटी अपॉन E प्लस 30 इज द आंसर। कौन सा है? बोले कोई नहीं है, तो कोई भी नहीं। तो अब आप समझ गए? ऑब्जेक्टिव तो मैंने इसलिए दे दिया ऑप्शन कि आप जिससे कंफ्यूज्ड हो जाओ, कोई अंदाजा लगाओ, लेकिन जो सोल्यूशन किया होगा उसका आंसर आया होगा वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू अननोन वैलेंसी इज इक्वल टू वेपर डेंसिटी अपॉन E प्लस 30। क्लियर? तो ये पहला तरीका है कि किसी भी एलिमेंट का इक्विवेलेंट मास जब हम निकालते हैं तो इक्विवेलेंट मास निकालते समय क्या क्या प्रिकॉशन आप उसमें रखोगे। क्लियर? अगर अब आपको ये बनता है तो इक्विवेलेंट मास की ज़रूरत हमको पड़ती है एसिड, बेस और साल्ट। इनिशियली इन्हीं के लिए इक्विवेलेंट मास का कैलकुलेशन किया जाता है और इन्हीं पे आपको ध्यान देना पड़ता है, कैलकुलेशन पे ध्यान देना पड़ता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अलग अलग स्पीसीज के लिए इक्विवेलेंट मास का कैलकुलेशन करते हैं और वो मैं आपको बताता जाता हूँ फास्ट। चलिए, तो इक्विवेलेंट मास में आगे स्टेप जो हमको जब भी बनने लगा तो अगला होता है कि एसिड का इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे। एसिड तो बहुत सारे हैं और आप इनिशियली सभी एसिड्स के बारे में नहीं जानते, सबका आपको केमिकल बॉन्डिंग, स्ट्रक्चर ये सब नहीं मालूम है। तो ऐसे केस में फिर जब हम इक्विवेलेंट मास का कैलकुलेशन करने की कोशिश करते हैं तब फिर बड़ी दिक्कत आती है। तो इसलिए अभी मैं आपको जो बताऊँ आप उसी पे ध्यान लगाना है आपको। तो एसिड का हम इक्विवेलेंट मास जब पढ़ते हैं तो किसी भी एसिड का इक्विवेलेंट मास हमेशा उसके मॉलिक्यूलर मास और एसिड का जो टर्म यूज आप करोगे यहाँ बैलेंसी की जगह वो होती है बेसिसिटी, वेयर द बेसिसिटी इज द नंबर ऑफ डिस्प्लेसेबल H+ आयंस फ्रॉम द स्ट्रक्चर ऑफ एनी एसिड। किसी एसिड के स्ट्रक्चर से जितने H+ आयन डिस्प्लेस हो सकते हैं, या सरल भाषा में कहें कि एसिड जितने H+ आयन रिलीज कर सकता है, उन H+ आयंस के नंबर को हम कहते हैं बेसिसिटी।
जैसे अगर हम शुरुआत करें तो इसमें आपको स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी, तो अभी मैं आपको सीधा स्ट्रक्चर बनाया दूंगा, उसी स्ट्रक्चर को आपको रिप्रेजेंट करना है। जैसे HCl सबसे सिंपल है, तो आप बोलोगे पहले तो मुझे ये मालूम हो गया कि एसिड का GEM ग्राम इक्विवेलेंट मास इज GMM अपॉन X। यहाँ पे हम इक्विवेलेंट मास को ग्राम इक्विवेलेंट मास बोलेंगे पर मोल के हिसाब से ग्राम यूनिट में। तो GEM ग्राम इक्विवेलेंट मास कर टू GMM अपॉन X यूज करेंगे। जैसे HCl का निकालना तो स्वाभाविक है, इसमें एक ही प्रोटॉन निकलता है तो 36.5 अपॉन 1 36.5। नाइट्रिक एसिड HNO3 एक प्रोटॉन निकलता है, लेकिन आप आगे केमिकल बॉन्डिंग जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको सरल हो जाएगा। किसी एसिड का HCl इज अ मिनरल एसिड, लेकिन जिन एसिड के स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन आ जाता है तो उसको हम ऑक्सी एसिड कहते हैं। और ऑक्सी एसिड में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हम उसमें OH बॉन्ड काउंट करते हैं। OH बॉन्ड जितने बनते हैं, जितने OH बॉन्ड बनेंगे उतने ही H+ रिप्लेस होंगे या डिस्प्लेस होंगे। ये नहीं कि जितने H होंगे उतने ही निकलेंगे, ये गलत कंसेप्ट होगा। आपको ये ध्यान रखना है कि बेसिसिटी ऑफ एनी ऑक्सी एसिड इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ डिस्प्लेसेबल H+ आयन फ्रॉम OH बॉन्ड ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ एनी ऑक्सी एसिड। किसी भी ऑक्सी एसिड के स्ट्रक्चर में जितने OH बॉन्ड बनेंगे, उन OH बॉन्ड से जितने H+ आयन निकलेंगे वही उसकी बेसिसिटी है। यहाँ नाइट्रिक एसिड में 1 आएगा तो इसका इक्विवेलेंट मास 63/1 यानी 63 ग्राम होगा, क्योंकि नाइट्रिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास सिखा चुका हूँ। H2SO4 आगे आपको जरूरत पड़ेगा। H2SO4 का स्ट्रक्चर जो होगा वो ये होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड OH। ये जो बॉन्ड दिख रहा है शायद आप आगे सीख पाएंगे, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहलाता है। कोऑर्डिनेट नया होगा आपके लिए, तो अभी उस पर ध्यान मत दो, अभी आप OH बॉन्ड पे ध्यान दो। ये सल्फ्यूरिक एसिड है, 98/2 इज इक्वल टू 49 ग्राम। तो सल्फ्यूरिक एसिड का इक्विवेलेंट मास 98/2 यानी 49 ग्राम। इसके बाद इसकी जरूरत आपको पड़ेगी ऑक्सैलिक एसिड की, और ऑक्सैलिक एसिड मैंने आपको बताया था इसका जो OH बॉन्ड OH दिख रहे हैं वो 2 है, तो 2 प्रोटॉन देगा, तो इसका इक्विवेलेंट मास 126/2 इज इक्वल टू 63 ग्राम होगा ऑक्सैलिक एसिड का। ये जनरल एसिड जो आपको जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा आपको फास्फोरस के एसिड की जरूरत पड़ती है, और ये फास्फोरस के एसिड में ही सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। तो आप कोशिश करो कि फास्फोरस के एसिड H3PO3 और H3PO4, अभी शुरुआत में आप इन 2 पे परफेक्ट रहो। इसको कहेंगे फास्फोरस एसिड, इसको कहेंगे ऑर्थोफास्फोरिक एसिड। एसिड देखने के लिए दोनों में 3-3 प्रोटॉन है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर जब बनाओगे तो आपको इसका स्ट्रक्चर अभी टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि अभी आपने केमिकल बॉन्डिंग सीखी नहीं है। अगर हम ऐसे बनाने लगे तो H3PO3 में जो स्ट्रक्चर मिलेगा आपको वो तो क्लियर है कि एक ऑक्सीजन ऊपर गया। अब यहाँ पे H3PO3 है, तो एक ऑक्सीजन ऊपर गया, 2 OH बॉन्ड बने, अब एक हाइड्रोजन बच गया है, तो इसको यहाँ लगा दूंगा मैं। तो इसमें आपको कितने OH बॉन्ड दिख रहे हैं? हाइड्रोजन देखने वाले को तो 3 हाइड्रोजन यानी 3 प्रोटॉन दिख रहे हैं, लेकिन जो पढ़ा लिखा आदमी है उसको सिर्फ 2 OH बॉन्ड दिख रहे हैं, इसलिए इसकी बेसिसिटी 2 है। तो H3PO3 की बेसिसिटी 2 है, तो इसका इक्विवेलेंट मास 82/2 यानी 41 ग्राम आएगा। क्लियर? इसमें फिर वही काम करोगे, बोलोगे डबल बॉन्ड फास्फोरस की वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं, ये अरेंजमेंट दोगे तो इसमें बोलोगे 3 OH बॉन्ड है, और 3 OH बॉन्ड है इसलिए इसकी बेसिसिटी कितनी है? 3 है। इसलिए नहीं है कि 3H, इसलिए बेसिसिटी 3 है क्योंकि इसमें केमिकल बॉन्ड स्ट्रक्चर में 3 OH बॉन्ड बनते हैं, और 3 OH बॉन्ड से हर जितने OH बॉन्ड बनेंगे उतने H+ आयन रिप्लेस होंगे। तो इसका भी इक्विवेलेंट मास 98/3 हो जाएगा, और फिर आप उसको सॉल्व कर पाओगे, उस हिसाब से आगे कैलकुलेशन होगा। बेसिसिटी 3 होगी और मॉलिक्यूलर मास आप जानते हो 98 है। तो एसिड्स में हजारों लाखों एसिड्स हैं, लेकिन अभी हाल फिलहाल आपको जो कैलकुलेशन करने हैं फर्स्ट चैप्टर में कुछ आगे तक, वो इन्हीं एसिड्स का यूज़ करना है। बाकी
फिर जैसे जैसे आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़ लोगे, केमिकल बॉन्डिंग का डीप स्ट्रक्चर करोगे, तो आपको और भी आगे बातें बनेंगी। तो अभी इंट्रोडक्शन के हिसाब से आपको इतना बनना चाहिए कि एसिड्स का इक्विवेलेंट मास कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, कितना होता है। तो खास एसिड जो आपको ज़रूरत पड़ना है वो HCl है 36.5 ग्राम, नाइट्रिक एसिड है 63 ग्राम, सल्फ्यूरिक एसिड है 49 ग्राम या 98/2 उसकी बेसिसिटी है, ये ज़रूरत पड़ेगा। ऑक्जेलिक एसिड की आपको ज़रूरत पड़ेगा 126/2 यानी 63 ग्राम। इसके अलावा आपको H3PO3 फास्फोरस एसिड और H3PO3 ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड की ज़रूरत पड़ेगी, और इनके बेसिसिटी 2 और 3 है, और इक्विवेलेंट मास 41 ग्राम और 98/3 ग्राम है। तो एसिड्स में अभी आप अपने आप को बहुत लिमिट पे रखिए और बोले यार मैं इन एसिड्स पे परफेक्शन ले आ लूँगा, उसके बाद मैं आगे नए एसिड्स जो मेरे कांटेक्ट में आएंगे उनको स्टडी करूँगा विथ रिस्पेक्ट टू स्टडी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। बिना केमिकल बॉन्डिंग के अंदाज़ा में नहीं बन पाएगा। क्लियर? अब आपको जब एसिड का बनता है तो फिर बेस में, तो बेस में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। बेस वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन सेलेक्टेड बेस की आपको ज़रूरत पड़ती है। तो बेस में सीधा हम ये बोलते हैं कि बेस का इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू molecular mass in GMM upon acidity, where the term acidity means that the number of OH minus ion displaced from the structure of the base। या आप ये कह सकते हो कि the total number of OH minus ion या total number of displaceable OH minus ion from the structure of any base is termed as basicity। ओके, बेस में आपको सिंपल सेलेक्टेड बेस की जरूरत पड़ती है, जो मैं बता रहा हूँ। पहला तो आपको ये क्लियर हो गया कि GEM ऑन बेस इज इक्वल टू GMM अपॉन, यहाँ पे आप टर्म यूज करोगे एसिडिटी और बेस। बेस में आपको जरूरत पड़ेगा सिर्फ NaOH, KOH, MgOH होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। अभी हाल फिलहाल इन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। क्या? NaOH, KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, MgOH होल और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। अब इन्हीं बेस का यूज करके आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि अलग अलग कंडीशन पे क्या है। जैसे NaOH है तो स्वाभाविक बात है कि NaOH में आप Na का एटॉमिक मास जानते हो, आपको दिख भी रहा है कि इनमें कुछ आपको स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है। इसमें एक OH है, इसमें एक है, इसमें दो है, इसमें दो है, इसमें तीन है। तो इसका सीधा मॉलिक्यूलर मास होता है 40/1 यानी 40 ग्राम इक्विवेलेंट मास, 56/1 यानी 56 ग्राम एटॉमिक मास। आप पोटेशियम का जानते हो 39, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1। यहाँ मैग्नीशियम का 24 होता है, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, 17 2 जा 34 एंड 24 इज इक्वल टू 58/2 इज इक्वल टू 29 ग्राम। कैल्शियम का 40 ग्राम होता है और इधर फिर वही 34 यानी 74/2 इज इक्वल टू 37 ग्राम। एल्युमिनियम का 27 ग्राम होता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन 17 3 जा 51 प्लस, तो ये जाएगा 78/3 इज इक्वल टू 26 ग्राम। तो बेसिस में सेलेक्टेड बेस की जरूरत आपको पड़ती है। NaOH जो अभी जरूरत पड़ रही है आपको वो सीधा है कि 40 ग्राम, KOH का 56 ग्राम इक्विवेलेंट मास। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में Mg का एटॉमिक मास आपको मालूम है, वो होता है 29 ग्राम। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में आपको कैल्शियम का एटॉमिक मास मालूम है, तो कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 है। तो उस आधार पे आप वैल्यूज रखते जाओगे और आंसर आता जाएगा। एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया है। क्लियर? तो आप कोशिश करिए कि इन चीज़ों को आप सीखिए। आगे इक्विवेलेंट मास में और भी बहुत सारा कैलकुलेशन होता है। साल्ट के लिए ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, किस आधार पे कैलकुलेशन किया जाता है, कैसे यूज़ होता है, ये सब के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे चर्चा करूँगा। तब तक के लिए गुड डे, मिलते हैं फिर। ओके, थैंक यू।